तो मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का विषय आपको मालूम ही है, बाल साहित्य दशा और दिशा। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी का, जिन्होंने ये मौका दिया है। बाल साहित्य पर मैं लगातार बातचीत करता रहता हूं, और अब तो उससे जुड़ी हुई दो किताबें, जिनके बारे में शायद आपको पता भी हो, ना भी पता हो तो बता देता हूं। दो किताबें आ चुकी हैं। एक है हिंदी बाल साहित्य कुछ पढ़ाओ, और दूसरी है बाल साहित्य। इनमें काफी कुछ सामग्री आपको मिल सकती है। तीसरी पुस्तक भी आने वाली है। देखिए, 21वीं सदी के बाल साहित्य के संदर्भ में जयप्रकाश भारती जी ने कहा था, और उसके बाद प्राय सभी ने माना भी, कि हिंदी के बाल साहित्य का ये स्वर्ण युग है। हम सब जानते हैं मित्रों कि बाल साहित्य की जब शुरुआत हुई थी, खासतौर से भारतीय भाषाओं में, तो बंगला में, मराठी में बहुत उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया। बंगला में तो कहा गया कि कोई भी लेखक तब तक बड़ा माना ही नहीं जाएगा जब तक वो बाल साहित्य का सृजन ना करे। हिंदी में ऐसी स्थिति नहीं रही। भले ही हिंदी में भी कुछ बड़े लेखकों, बड़ों के लिए जिन्होंने लिखा है, उनमें से कुछ तो महत्वपूर्ण बाल साहित्य भी है उनके द्वारा लिखा हुआ। प्रेमचंद के बारे में आपको मालूम है कि कुत्ते की कहानी, उन्होंने जो एक लंबी कहानी लिखी, वो बाल कहानी मानी गई। उसको उपन्यास भी कुछ लोग कहते हैं, और इस रूप में पहला हिंदी का बाल साहित्य, बाल उपन्यास उसे माना जाता है। ये बात अलग है कि जंगल की कहानियां शीर्षक से भी उन्होंने कुछ कहानियां लिखी हैं। अमितलाल नागर हैं, श्री प्रसाद जी हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, मोहन राकेश ने कम ही लिखी हो, लेकिन कुछ कहानियां लिखी, अच्छी कहानियां लिखी हैं। नागार्जुन, इंद्राला, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ों की दुनिया में अधिक प्रसिद्ध हुए, लेकिन बाल साहित्य भी लिखा। सर्वेश्वर उसके अपवाद है। मैं स्वयं बाल साहित्य में बाद में आया हूं, यानी बड़ों के लेखन करते करते आया, और वहां पर मैं चर्चित हो चुका था। अब जो हिंदी की स्थिति है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आज हमारे पास हिंदी में भी उत्कृष्ट बाल साहित्य उपलब्ध है, और उस दिशा में काम हो भी रहा है। जब मैं बाल साहित्य कहता हूं, तो उसमें कहानी भी है, कविता भी है, उपन्यास भी है, नाटक भी है, संस्मरण, जीवनी, पहेलियां। काव्य रूप की दृष्टि से तो दोहे भी लिखे गए हैं, गजल भी लिखी गई है, लोरी प्रभाती है। थोड़ी देर में बताऊंगा मैं कि इधर भी लोरी और प्रभाती लिखने वाले रचनाकार मौजूद हैं। साथ ही एक और बात की ओर भी ध्यान गया, या कह सकता हूं कि ध्यान जा रहा है, कि भारत के संदर्भ में बालक का जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है, समान नहीं है। यानी कि भौगोलिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वर्ग की दृष्टि से, जाति आदि की दृष्टि से देखा जाए तो ऊपरी तौर पर हम कह सकते हैं कि बालक बटा हुआ है भारत का। लेकिन साहित्य में तो
रचनाकार बांट कर नहीं जोड़ कर देखता है। इसलिए आज के बाल साहित्यकार ध्यान दे रहे हैं ग्रामीण बालकों की ओर भी, आदिवासी बालकों की ओर भी, यानी वो बालक चाहे जंगल में रह रहा हो, पर्वत में रह रहा हो, रेगिस्तान में रह रहा हो, महानगर में रह रहा हो, कस्बे में रह रहा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबकी ओर कमोबेश नजर जा रही है। बहुत बड़ी बात है। प्राय प्राय सामान्यकृत ढंग से बाल साहित्य लिखा जाता रहा है, लेकिन अब जो है निगाह बाल साहित्यकार की लोक की ओर भी जा रही है। लोक से ताकत भी ले रहा है, भाषा के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर। तो ये अच्छी बात है। महानगर में ही आप देख लीजिए कि एक बच्चा वो है जो मालिक का है, और एक बच्चा वो है जो मालिक के घर में काम करने वाली सेविका या सेवक है। दोनों के परिवेश में, दोनों की तैयारियों में अंतर होता है। उसको कौन देखेगा? उनके मनोज्ञान को अलग अलग ढंग से देख करके कौन अभिव्यक्त करेगा? बाल साहित्यकार ही ना। तो इस ओर ध्यान जा रहा है। आज अनेक संस्थाएं आ गई हैं जो बाल साहित्य को लेकर के, उसके बढ़ावे को लेकर के काम कर रही हैं। पिछले दिनों राजस्थान में बाल साहित्य की अकादमी बनी, जो एक तरह से अपनी तरह की पहली अकादमी थी जो बाल साहित्य को केंद्र में रख करके सारी गतिविधियां करना चाहती थी। आज तो केंद्रीय साहित्य अकादमी का ध्यान भी बाल साहित्य की ओर गया है। पुस्तकें भी छप रही हैं और पुरस्कार आदि भी दिया जा रहा है। विश्वविद्यालयों का बाल साहित्य की ओर ध्यान जा रहा है। कई विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने बाल साहित्य को पाठ्यक्रम में लिया है। स्कूलों में तो होता ही है। अभी हाल ही में मेरी जानकारी में आया कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने बाल साहित्य का एक अच्छा खासा पाठ्यक्रम तैयार किया है अपने विद्यार्थियों के लिए। उसमें जो बड़े हमारे लेखक माने जाते हैं उनकी रचनाएं भी हैं, और नए उभरते हुए अच्छे जो लेखक हैं उनकी रचनाएं भी ली गई हैं। जैसे दिशा ग्रोवर का बाल नाटक लिया गया है बाबू के किस्से से, उनकी किताब है बाबू के किस्से। तो ध्यान जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं। मैं आज स्वयं चर्चा कर रहा हूं बाल साहित्य की। दीनदयाल शर्मा हैं जो लगातार बाल साहित्य को सामने ला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये तमाम हो रहा है। तो क्या हम संतुष्ट हैं? पत्रिकाएं, कह लीजिए कि बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हुई हैं। समाचार पत्र गिनती के रह गए हैं जिनमें बाल साहित्य छप रहा है। लेकिन फिर भी कुछ है। कुछ नई पत्रिकाएं भी आज उपस्थित हो चुकी हैं। बाल किलकारी है, बाल वाटिका है, उधर एकलव्य समूह की साइकिल और प्लूटो पत्रिका है, चकमक है, और बहुत अच्छी एक पत्रिका राजस्थान से निकल रही है, राजसमंद, जिसके 25 वर्ष पूरे होने पर मैं तो ऐतिहासिक कहूंगा और अद्भुत भी कहूंगा, आयोजकों ने 3 दिन का बाल साहित्य पर केंद्रित चर्चा मेला लगाया, जिसमें पूरे भारत से लगभग 100 रचनाकारों ने भाग लिया। तो एक बहुत बड़ी संख्या में बाल साहित्य लिखा जा रहा है। बड़ी संख्या में बाल साहित्य के रचनाकार
हमारे बीच मौजूद हैं। मैंने स्वयं जब साहित्य अकादमी के लिए प्रतिनिधि बाल कविताओं का संचयन किया और एक मोटी पुस्तक बन गई है, उसमें एक बड़ी संख्या में बाल कवियों की उपस्थिति मुझे मिली। तो कह सकता हूं कि आज हिंदी बाल साहित्य की जो दशा है वो अनेक रूपों में बहुत आगे बढ़ी हुई है और आगे बढ़ रही है। बावजूद इसके अभी राह बहुत बहुत लंबी पड़ी हुई है। उसका एक कारण है बाल साहित्य की सही पहचान का, सही मूल्यांकन का। ठीक है, बाल साहित्य का एक अच्छा खासा इतिहास लिखा जा चुका है प्रकाश मनु के द्वारा, और कुछ अनुगूंजें आ रही हैं कि बाल साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास भी लिखा जा रहा है। जब आएगा तो देखा जाएगा। आशा तो कर ही सकते हैं कि शायद अच्छा है, लेकिन मूल्यांकन के क्षेत्र में अभी काम होना बहुत बाकी है। ले देके लिख तो बहुत रहे हैं, मैंने भी अपनी पुस्तकें दिखा दी, लेकिन उसमें डॉक्टर शकुंतला कालरा का नाम आता है, नागेश पांडे संजय का नाम आता है, थोड़ा बहुत और रचनाकार रजनीश आदि जो बाल साहित्य पे चिंता व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन व्यापक रूप से, गंभीर रूप से मूल्यांकन परक पुस्तकें अभी नहीं आ रही हैं। वैसे पहले के समय देखें तो शोध के रूप में देवश्रेय जी की पुस्तक या विभिन्न लेखों के, स्वतंत्र लेखों की दृष्टि से जयप्रकाश भारती जी की पुस्तक आदि मिलती है। लेकिन इधर के साहित्य में क्या उत्कृष्ट है? आज के बाल साहित्य का कौन सा वो हिस्सा है जिसे बच्चों तक अवश्य पहुंचना चाहिए? इसकी बहुत जरूरत बनी हुई है। देखिए, मैं मानता हूं कि बाल साहित्य सबके लिए होता है, हर आयु वर्ग के लिए होता है। अब ये धारणा धीरे धीरे खत्म हो रही है कि बाल साहित्य केवल बच्चों के पढ़ने की चीज है। मैं तो ये मानता रहा हूं कि बाल साहित्य जो है, जैसे बच्चों को सुसंस्कृत करता है, बच्चों को मनोरंजन देता है, बच्चों के साथ समझ साझा करता है, उसी प्रकार से बड़ों के साथ भी करता है। आज बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, लेकिन खासतौर से नगरों के बच्चे जो है वो अकेले पढ़ते जा रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल जरूर है, लैपटॉप भी है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन इसलिए आ गया उनके जीवन में कि वो जो दादा दादी, नाना नानी का संग था, या माता पिता का भी, वो कम होता गया। अब दादा दादी, नाना नानी आदि जो होते थे, या माता पिता, वो कोई आसमान से तो लाते नहीं थे। लोक से या लिखित जो सामग्री होती थी वही तो उनका स्रोत होता होगा, और वहां से लेकर के, चाहे वो ध्रुव भक्त की कहानी हो, चाहे वो एकलव्य की कहानी हो, चाहे कोई और हो, उसे बच्चों के अनुकूल बना करके पेश करते थे। आज ये दायित्व तो हम कितना निभा पा रहे हैं? हम माने बड़े अभिभावक और शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है कि वो बच्चों के साहित्य को पढ़ें और उनमें से
कुछ ऐसा साहित्य जो उत्कृष्ट है उसको चुने और अपने बच्चों तक पहुंचाए। ये पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि बाल साहित्य की पुस्तकें बहुत बड़ी मात्रा में न केवल बिक रही हैं बल्कि एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गई है। खासतौर से नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा छपी पुस्तकें देखिए, कितनी संस्करण हो जाते हैं और कितनी बिकती है। निजी प्रकाशक भी खूब बेचते हैं बाल साहित्य को, लेकिन वो सही मायने में पहुंच रही है। कई बार हम कहते हैं कि जो तकनीकी रूप से यंत्र है, मोबाइल, लैपटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई यंत्र, वो बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब आप किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो बर्बादी भी होती है। पुस्तकों की दुनिया में भी ऐसी पुस्तकें रही हैं या हैं जो बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि जो हमारे पास है उसका उपयोग कैसे हो सके। मोबाइल का उपयोग है, वो छोटे से लेके बड़े के हाथ में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और चीजें उनका उपयोग है, उपकरण है और उनका उपयोग है। उपयोग से हम दूर नहीं भाग सकते और जमाना आगे बढ़ता है। पहले पैदल भी जाते थे, खच्चर घोड़ों पे भी जाते थे, बैलगाड़ियों पे भी जाते थे, लेकिन रेल आई तो रेल पे भी जाना हुआ, रेलगाड़ी पर। हवाई जहाज पे भी जाते हैं अगर सुविधा है तो। दुरुपयोग करेंगे तो बात अलग है। वो वही बात है जैसे कि कम से कम हमारे समय में पढ़ाया जाता कि विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी। आप बम, विज्ञान की हम खूब तारीफ करते हैं, लेकिन विज्ञान बम बना के विनाशकारी हो जाए तो क्या कहेंगे। पुस्तकों की ओर हम कैसे लाएं बच्चों को, उसके सामने केवल मोबाइल आदि उपकरण चुनौती नहीं है। चुनौती तो ये भी है कि हम बड़े उनके सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। क्या सचमुच में हम पुस्तकों को पढ़ते हुए नजर आते हैं? बाल पत्रिकाओं को घर में मंगवा करके उनको पढ़ते हुए नजर आते हैं? हम ही नजर नहीं है। शिक्षक जो है, कितने शिक्षक होंगे जिनको पूरे बाल साहित्य की जानकारी होगी या खोज खोज के पढ़ते होंगे। बहुत जगह तो पत्रिकाएं और पुस्तकें सजी रह जाती हैं। तो फिर सारा निरादोष बच्चे को क्यों देंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत व्यापक रूप से बाल साहित्य का सृजन हो रहा है। आज आप देखिए, हिंदी भाषी तो हिंदी बाल साहित्य रच ही रहे हैं, बहुत सारे अहिंदी भाषी भी हिंदी का बाल साहित्य रच रहे हैं, बहुत सारे प्रवासी भी हिंदी बाल साहित्य का सृजन कर रहे हैं। दिव्या माथुर को देखिए, जो लंदन में बैठ करके लिख रही हैं। तो कहना ये चाहता हूं कि बाल साहित्य की जो दशा आज मिली जुली है, आज भी बड़े, मुझे कह लेने दीजिए कि बहुत सारा बाल साहित्य ऐसा भी आ रहा है जो ना ही आता तो अच्छा था। अगर पूरा वो पृष्ठ पेशन है, पहले लिखे जा चुके बाल साहित्य से भी उन्हीं उन्हीं को विषय मान करके और उससे भी कमतर लिखा जा रहा है, तो उसकी क्या जरूरत है। देखिए, यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये मैं कहता रहा हूं कि
बाल साहित्य जो है वो सृजन के क्षेत्र में विषयवादी नहीं होता। हम में से जो अध्यापक हैं